नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पोस्ट रिटायरमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग उतनी ही जरूरी है जितना कि रिटायरमेंट के पहले की जिंदगी को फाइनेंशियली प्लान करना। अगर आप सोच लेते हैं कि 60 के बाद तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत ही क्या है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि 60 के बाद के और 20-30 साल भी तो आपको जीने हैं, वो भी सुकून भरी जिंदगी। तो इस सुकून भरी जिंदगी जीने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ये आज हम करने वाले हैं चर्चा। और एक बकेट स्ट्रैटेजी की आज हम बात करेंगे जो बहुत ही दिलचस्प है। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आज ट्विनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा का शो में करते हैं स्वागत। और शो में क्या खास है, सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम खास तौर पर समझेंगे पोस्ट रिटायरमेंट कितने सालों की फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी, रिटायरमेंट के बाद इक्विटी और डेट में एलोकेशन कैसे करें, क्या है निवेश की 3 बकेट स्ट्रैटेजी, साथ ही किन कैटेगरी के फंड में करें निवेश। प्रतिभा, रिटायरमेंट प्लानिंग हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग में। लोग अपने फर्स्ट अर्निंग से ही रिटायरमेंट की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, लेकिन शायद 60 साल तक या 60 के आगे 5 साल तक भी अभी तक सोचा जाता था कि चलो 60 के बाद कैसे हम प्लानिंग करें, कैसे इक्विटी में जो है उसको पैसे डेट में शिफ्ट कर दें। तो ये एक आम तौर पर हमारी थिंकिंग चलती थी। लेकिन जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, उम्र बदल रही है, बढ़ रही है इनफैक्ट, और साथ ही महंगाई बढ़ रही है, तो रिटायरमेंट के बाद के और भी 20-30 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लानर हैं, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग के जो बड़े सवाल है क्लाइंट्स के, या फिर उनके जो कंसर्न्स हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ कैसे बीते, तो वो बड़े कंसर्न्स होते क्या हैं? सबसे पहले ग्राहकों को ये लगता है कि अभी हम इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में। तो नॉर्मली ये मिथ है कि मैं रिटायर्ड हूँ तो मेरा सारा पैसा एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाहिए, थोड़ा भी रिस्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। पर ये नहीं सोचते लोग कि बहुत लंबी सफ़र है और ये पॉसिबल नहीं है कि आप रिस्क ही ना लो इतने लंबे सफ़र के लिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरी एक कंसर्न होती है कि आपने पूरा इतने साल अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठे किए, लेकिन जब वक्त आता है और आप उस कैपिटल से थोड़ा पैसा निकालना चाहते हो रिटायरमेंट के लिए, तो बहुत दुख होती है लोगों को। तो वो बताते हैं कि हमें कैपिटल नहीं लेना है, हमें सिर्फ इंटरेस्ट से काम चलाना है। इतना बड़ा जमा पूंजी होता नहीं है लोगों का कि वो सिर्फ इंटरेस्ट से काम चलाए और अपने पैसे बरकरार रखे अपने बच्चों के लिए। तो ये 2 बहुत बड़े एक हर्डल्स होते हैं रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन फेज में प्लानिंग करने की। तो ये हम समझ गए आपकी बातों से कि लोगों में इनहिबिशंस क्या हैं, मतलब हिचकिचाहट किस बात की है कि पोस्ट रिटायरमेंट उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कैसे और कहां पर करनी है। ये सबसे बड़ी परेशानी होती है जिसको आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो एक मिथ है जिसको हम मिथक कह सकते हैं, वो ये होता है, भ्रम है, वो ये कहते हैं कि रिटायरमेंट मतलब डेट निवेश। रिटायरमेंट आपकी हो गई है, चाहे आप 60 साल में रिटायर कर रहे हैं, चाहे आप 55 में कर रहे हैं, चाहे आप 65 या 70 में भी कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप सुरक्षित निवेश के विकल्पों में आप निवेश करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले ये आप क्लियर कीजिए कि रिटायरमेंट मतलब डेट निवेश है। एब्सोल्युटली नॉट। रिटायरमेंट को इस नज़रिए से अगर देखा जाए कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको 85 साल के उम्र के ज़्यादा लोग एकदम बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा मतलब अगर आप 60 साल की उम्र में भी रिटायर होते हो, जो ये मतलब 60 साल एक बैठ गया सबके मन में कि रिटायरमेंट एज है, तो ये संभव है कि आप और 30 साल मतलब 30 साल के लिए रिटायरमेंट में रहोगे और आपको अपने निवेश करते रहना चाहिए। और ये अगर आप ये सोचें कि आपके टोटल 90 इयर्स में 1/3 हिस्सा आप रिटायरमेंट में बिताने वाले हो, तो ये बहुत लंबी समय अवधि होती है। आम तौर पे किसी के पास इतना बड़ा जमा पूंजी नहीं होता कि वो टोटली जो बेहतर रिटर्न देने वाले फंड्स और इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे
ऑब्वियसली थोड़ा जोखिम ज़्यादा है, उसको टोटली अवॉइड करते हुए अपने वर्तमान के लाइफस्टाइल को बरकरार रहे, इतना जमा पूंजी नहीं होता। तो पूरा 100% डेट करके अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन है। तो 30 साल के समय अवधि है तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन वो किस हिसाब से ले ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल आपने सही बोला प्रतिभा, क्योंकि हम 30 साल के होते हुए 60 साल की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन 60 साल के होते हुए 90 साल के हम सोचते नहीं हैं। वो भी तो लगभग लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही हुई। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है या कंसेप्शन है, ये हमें बदलने की जरूरत है। रिटायरमेंट, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, रिटायरमेंट के पहले की प्लानिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग होती है, क्योंकि आपका उम्र, आप जिस पड़ाव पर हैं, आपकी लाइबिलिटीज, वो सब डिफरेंट हो गया होता है। तो आपके लिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पूरा एक बेस है वो ही बदल जाएगा। अब मैं आपसे अब समझना ये चाहती हूं कि हम एक अलग स्ट्रैटेजी की बात आज करने वाले हैं, जिसे बकेट स्ट्रैटेजी कहते हैं। पहले मैं आपसे समझना ये चाहती हूं कि रिटायरमेंट की बकेट स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, रिटायरमेंट के बाद आपके डेली एक्सपेंसेस के लिए आप अपने निवेश पर निर्भर रहते हो। तो एक एप्रहेंशन सा हो जाता है कि क्या ये पूरा लास्ट करेगा, और सुकून नहीं मिलता रिटायरमेंट के बाद। तो इसलिए हमें लगता है कि ये बकेटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छा है, सुकून का ज़िंदगी जी सकते हो। तो हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं और पसंद करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। बकेट 1 जो अगले 4 साल के लिए आपका रोज का खर्चा के लिए अगर जो पैसा आपको लगेगा उसको इन्वेस्ट करना बकेट 1 में। बकेट 2 जो 4 साल के बाद मतलब 5 से 8वें साल तक जितना पैसा लगेगा वो बकेट 2 में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पे थोड़ा ज्यादा हम बकेट 1 से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो 8 साल के बाद जो लगने वाला है वो बकेट 3 में जाएगा, और उसमें आपको एकदम सेफ रहने का ज़रूरत नहीं है। आप उसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हो, और अगर रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आपको बेहतर रिटर्न चाहिए तो आपको ज़्यादा जोखिम लेना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आप बेहतर ज़्यादा रिस्क लेने से आपका रिटर्न बढ़ेगा। सिर्फ रिस्क लेने की वजह से रिटर्न नहीं बढ़ता, तो सोच विचार करके ही वो इन्वेस्टमेंट्स को चुनना चाहिए। बिल्कुल। तो बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3। बकेट मतलब बाल्टी। अब एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्रिएट किया गया है, जिसमें आप अलग अलग बाल्टी मतलब अलग अलग बकेट के हिसाब से अपने रिटायरमेंट के बाद के सालों को बांट सकते हैं, और उनमें उन बकेट में आप उस तरीके के निवेश की जो इंस्ट्रूमेंट है उस हिसाब से अपनी प्लानिंग आप कर सकते हैं। ये एक बेसिकली आसान तरीका, एक आसान कॉन्सेप्ट है जिससे आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। मतलब बकेट 1 में आपने प्रतिभा बोला कि अगले 4 साल मतलब 60 से हम लगभग 65 साल की उम्र तक का एक होराइजन देखेंगे। फिर बकेट 2 में 5 से 8 साल मतलब 65 साल के बियॉन्ड के जो 5 से 8 साल हम वो वाली बात कर रहे हैं। और फिर हम बकेट 3 में मतलब 70 से ऊपर मतलब लगभग 85 साल तक की प्लानिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं सही हूं यहाँ पर प्रतिभा? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बकेट 1 की जब आप बात करें जी, बकेट 1 की जब आप बात करें तो यहाँ पे आपका थिंकिंग होना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे बेस्ट रिटर्न इसमें जनरेट किया जाए। ये बकेट इसलिए है कि आपका इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स जो है आप इससे लेने वाले हो। तो अगर आपको सुकून और आराम का ज़िंदगी चाहिए तो आपको ये तय कर लेना है कि ये बकेट में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मकसद एक ही है कि जो जमा पूंजी है, कॉर्पस है, उसको एकदम सुरक्षित रहे और वॉलेटिलिटी कम से कम हो, ताकि आपको रोज ये ना सोचना पड़े और आपके इमीडिएट नीड्स के लिए आप बाजार के उतार चढ़ाव पे निर्भर ना हो। तो बकेट 1 के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इस तरह से चुना जाए कि सुरक्षित रहे। तो जैसे मैंने बताया बकेट 1 में आपने इतने साल पैसे इकट्ठे किए कि रिटायरमेंट में आपको काम आएगा, लेकिन जब वो पैसा निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होती है। मैं बहुत सारे कस्टमर्स को देख चुकी हूँ, शायद मुझे भी वही दुख होगा। और इसलिए हम ये सोचते हैं कि बकेट 1 के जो इन्वेस्टमेंट्स है,
जो वरिष्ठ नागरिक के लिए स्पेशल स्कीम्स है उसमें पहले इन्वेस्ट करें और उससे आपको एक फिक्स्ड इनकम आएगा, जो फिक्स्ड इनकम को आप यूज़ करते हुए जो बाकी आपका रिक्वायरमेंट है वो डेट फंड्स या SWP या सेफ FDs इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो स्पेशल स्कीम्स है जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सिर्फ 60 साल के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम विथ वाया वंदना योजना और फ्लोटिंग रेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब अगर आप एग्जॉस्ट कर लिए, आपने पूरा जितना इन्वेस्ट कर सके कर लिए, तो आप नेक्स्ट बकेट के सोच सकते हैं। ओके, ऑल राइट। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना और यहां पर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप बकेट 1 में अपने 60 से 65 साल तक के उम्र के हिसाब से आप यहां पर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने पूंजी को भी सुरक्षित रखना है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरफ सबसे पहले आते हैं। 5 साल का लॉक इन है इसमें, और 5 साल के लॉक इन के हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसकी क्या खासियत है खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए, और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना से कितना अलग है, क्योंकि ये भी सीनियर सिटीजन के लिए है? तो सबसे बड़ी बात है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लॉक इन पीरियड सिर्फ 5 साल का है। 5 साल में 5 साल के लिए सिर्फ लॉक करना आपके पैसे, और आपको पता ही है आज की तारीख में FD या जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट्स में उसमें बहुत कम रिटर्न मिलता है। इसमें आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं। आज की तारीख में 7.4% का रिटर्न मिलेगा, और मैक्सिमम इसमें लिमिट्स भी होते हैं। आप पर पर्सन 15 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब हस्बैंड 15 लाख और वाइफ 15 लाख इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाया वंदना का भी रिटर्न सिमिलर है, लेकिन वो 10 साल के लिए लॉक्ड इन है। 10 साल तक आप वो पैसे को निकाल नहीं सकते हो, पर ये रिटर्न्स गारंटीड है। 7.4% अगर आज की तारीख में आप लेते हो तो 10 ईयर्स तक गारंटीड है। उसमें भी पर पर्सन 15 लाख का अपर लिमिट है। तो 60 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन कपल, ये दोनों स्कीम में। तो बेसिकली दोनों ही स्कीम, सीनियर सिटीजन में भी प्रतिभा 5 साल का लॉक इन है, लेकिन उसको 3 साल या 5 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है, या 5 साल के बाद वापस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यू कैन कंटिन्यू इट। कि बकेटिंग स्ट्रैटेजी में भी ऐसा होता है ना कि बकेट 1 रेप्लेनिश करते रहना पड़ता है, तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर रेप्लेनिशिंग। हाँ, तो अगर किसी को बकेट स्ट्रैटेजी के तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में पैसे डालें, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म की स्कीम्स हैं, तो कैसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन 2 सरकारी स्कीम में पैसे डालने की सजेस्ट करेंगी? मतलब उनके रोज के एक्सपेंसेस में तो निकालना ही है, और ये जो माइंडसेट है कि मैं कैपिटल यूज नहीं करना चाहती हूँ, तो ये इंटरेस्ट जो आता है, एनुअली इंटरेस्ट आ सकता है। वाया वंदना में आपको एनुअली, क्वार्टरली, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आज के तारीख में मेरा खर्चा कितना है महीने का, और कितना इंटरेस्ट आएगा वाया वंदना से और कितना इंटरेस्ट आएगा सीनियर सिटीजन से। वो माइनस करके बाकी के इन्वेस्टमेंट्स आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि कहीं से SWP करें, और सिस्टमैटिक विड्रॉल आप जब करेंगे तो कैपिटल से भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट पार्टली आपका जो टेंशन है कि कैपिटल नहीं टच करना है, वो पार्टली तो एड्रेस हो जाएगा। ओके, SWP की आपने बात कही, उससे पहले मैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का भी जिक्र करना चाहूंगी। आपने क्योंकि मेंशन किया था, ये RBI जारी करती है, टैक्सेबल भी होते हैं। ये आफ्टर रिटायरमेंट एक रिटायरी के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बेनिफिट खास तौर पर 60 साल के बाद किस तरीके के मिल सकते हैं? पहले दो स्कीम बताए थे, सीनियर सिटीजन और वाया वंदना, वहां पे गारंटीड रिटर्न्स है, तो आपको पता है कि ये फिक्स्ड है। जैसे वाया वंदना में आपने इन्वेस्ट कर लिया तो वो रिटर्न्स जारी रहेगा। लेकिन फ्लोटिंग रेट, जैसे नाम ही बोलता है फ्लोटिंग रेट में आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है। तो जब आपने वो दोनों वाया वंदना और सीनियर सिटीजन का लिमिट्स एग्जॉस्ट कर लिया, तो ये बहुत अच्छा स्कीम है कि आप फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में करें। और स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने लॉक इन पीरियड कम किया। नॉर्मल जो 60 से कम उम्र के लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 7 साल का लॉक इन होता है, बट 60 और 70 के बीच में लॉक इन 1 साल से कम किया जाता है, सिर्फ 6 इयर्स का है। 70 और 80 के बीच में
सिर्फ 5 इयर्स का है और 80 के बाद सिर्फ 4 इयर्स का है। तो एक एक साल कम होते जाता है और हमेशा आपको जो मार्केट में एफडी में मिल रहा है उससे बेहतर रिटर्न मिलेगा। सो दिस इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट और इजीली अवेलेबल भी है। रिटायरमेंट की बकेट स्ट्रैटेजी पे कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ है प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा, बकेट 1 में हमने जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, उन पर चर्चा की। एसडब्ल्यूपी पे एक क्विक डिस्कशन, थोड़ा बहुत आपने बताया भी, मतलब 60 के बाद या रिटायरमेंट के बाद रेगुलर आय भी चाहिए, तो एसडब्ल्यूपी कैसे काम करेगा रेगुलर आय देने के लिए? आमतौर पे अगर म्यूचुअल फंड्स में अगर हम इन्वेस्ट करते रहेंगे और रिटायरमेंट के टाइम पे आपका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो उस टाइम आप एसडब्ल्यूपी, जैसे आप रिटायरमेंट के पहले एसआईपी करते हो कि मंथली आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, रिटायरमेंट के बाद आप एसडब्ल्यूपी करोगे और मंथली आप कुछ विड्रॉ करोगे। तो आप तय कर सकते हैं कि 5 तारीख को मुझे इतना पैसा चाहिए और वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ये आप कोई भी फंड से कर सकते हो, इक्विटी से कर सकते हो या फिर हाइब्रिड से कर सकते हो, डेट से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है तो आप डेट फंड से कर सकते हो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि डेट फंड्स का रिटर्न्स उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप रिटर्न्स निकाल रहे हैं एसडब्ल्यूपी तो अपने कैपिटल से निकाल रहे हैं, लेकिन बाकी का जो पैसा है आपने थोड़ा बहुत निकाल लिया, बाकी जो बचा है वो रिटर्न्स देता रहेगा, डेट का रिटर्न्स कमाता रहेगा और थोड़ा बहुत ऊपर जाता रहेगा। ओके, तो ये हमारे एसडब्ल्यूपी पर हुई चर्चा। अब बकेट 2 पर आते हैं। बकेट 2 में कौन कौन से आपने निवेश विकल्प डालने के लिए कहे हैं, ये जरा समझते हैं। मतलब अब 60 से 65 साल की उम्र तक का हमने ख्याल रखा, हमें थोड़ा सुरक्षित निवेश की तरफ जाना है। उसके बाद 65 से लेकर लगभग 70 साल तक आप थोड़ा इक्विटी में आने की सलाह दे रही हैं। आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? रिटर्न्स, बेहतर रिटर्न्स लेना है तो अगर ये जमा पूंजी आपको पूरा लाइफ चलाना है 60 से 90 तक और आपकी जीवन शैली में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इतना लंबा समय के लिए आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो बकेट 2 काफ़ी 5 ईयर, 4 से 5 साल का होराइजन ठीक है कि उसमें आप थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी, मतलब मीडियम वॉलेटिलिटी ले सकते हो। वॉलेटिलिटी मतलब क्या, वो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जाएगा और इतना 5 इयर्स के टाइम पीरियड में नहीं जाएगा। तो आप नॉर्मली ये बकेट में हाइब्रिड फंड्स जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं वो आइडियल है। उसके अलावा आप लार्ज, बिकॉज ये सिर्फ 5 साल नहीं, 5 से 8 साल का समय अवधि है ये बकेट 2 के लिए, तो आप कंजर्वेटिव इक्विटी फंड्स जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, उसमें भी एक हिस्सा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप जब फंड्स चूज करते हो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप हाइब्रिड फंड्स में करो तो उनका डेट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे जा रहा है। तो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना रिटायरमेंट में, क्योंकि अगर कोई शॉक मिले तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। तो हाइब्रिड फंड्स करना है और कंजर्वेटिव लार्ज कैप करना है, लेकिन सोच समझ के और उसके बारे में अच्छा पूरा जानकारी लेके कि यहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, डेट में कितना कहाँ पे है, क्रेडिट रिस्क कुछ ले रहे हैं क्या, ये देख के आपको इन्वेस्ट करना बकेट 2 में। ओके, बकेट 2 में हाइब्रिड फंड आपने बोला, क्या खासियत है इसकी? क्योंकि अलग अलग, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हाइब्रिड कैटेगरी है, अलग अलग एसेट क्लास में निवेश होता है। तो मोस्टली 60 के बाद ये एक रिटायरी के पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट भी करता है और साथ ही रिटर्न देने में भी सहायक होता है? ये हाइब्रिड फंड में भी एक कैटेगरी है जो डायनामिक हाइब्रिड फंड है। जब मार्केट बहुत ऊपर है तब वो इक्विटी कंपोनेंट को कम कर देता है और जब मार्केट नीचे है तो इक्विटी कंपोनेंट को बढ़ा देता है। तो ये 65% इक्विटी में और 35% डेट में हाइब्रिड में नॉर्मली रहना चाहिए, लेकिन ये डायनामिक में इससे भी कम हो सकता है इक्विटी। तो अगर मार्केट बहुत हाई है और उस टाइम पे कोई करेक्शन आए तो आपका इक्विटी कंपोनेंट जो है वो कम रहेगा वो फंड में, इसके वजह से आपका जो फंड का वैल्यू जो गिरेगा वो कम गिरेगा। तो आपका वॉलेटिलिटी अपने आप एक प्रेशर कुकर जैसा सोच सकते हो आप हाइब्रिड फंड को, कि ज़्यादा स्टीम है तो निकाल देता है, तो आपका रिटर्न्स बरकरार रहेगा। इक्विटी जैसा हाई रिटर्न्स मिलेगा नहीं क्योंकि आपका इक्विटी कंपोनेंट कम है, लेकिन गिरेगा भी कम। तो थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिल जाता है हाइब्रिड में इन्वेस्ट करने से, स्पेशली डायनेमिक हाइब्रिड।
ओके, अब बकेट 3 पर आते हैं जरा, और बकेट 3 की जो स्ट्रैटेजी है वो भी अच्छे से आपसे समझते हैं। बकेट 3 में अब कॉन्सेप्ट क्या है किसी के लिए इन्वेस्ट करने का, और कैसे निवेश के विकल्पों पर जाने की आप सलाह दे रही हैं? नॉर्मली जब बकेट 3 की बात होती है तो रिटायर्ड जो ग्राहक होते हैं वो बहुत शॉक हो जाते हैं कि मैं रिटायर्ड हूँ और आप बता रहे हैं कि इतना पैसा आप इक्विटी के लिए एलोकेट कर रहे हैं। तो ये जो पैसा है ये आपको 8 साल के बाद लगने वाले, 8 साल, और 8 साल काफ़ी लॉन्ग पीरियड है। तो मेरे हिसाब से जैसे आपने रिटायरमेंट के लिए सेव किया था, रिटायरमेंट के लिए मतलब 60 साल के उम्र के पहले जैसे आपने सेव किया था, आपने फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया होगा, लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया होगा, और एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से थोड़ा बहुत मिड कैप में भी इन्वेस्ट किया होगा। ये फंड्स में आप बकेट 3 को ऐसे ही इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हो, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि बेहतर रिटर्न्स की खोज में अननेसेसरी रिस्क ना ले कि कोई थीमेटिक फंड ले लिया और बहुत ही हाई रिस्क वाला माइक्रो कैप फंड ले लिया। मोस्ट प्रोबेबली जो आप प्लानिंग करोगे तो इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ज़्यादा तक फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और थोड़ा बहुत मिड कैप जो परसेंटेज के हिसाब से रखें, और एसेट एलोकेशन करते रहे जैसे आप इतने साल करते आए थे 60 साल के उम्र तक। तो इसको ऐसा एक्सटेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन फेज सोचना चाहिए कि ये 8 साल के बाद है, इसमें इंटरिम वॉलेटिलिटी होगा तो कोई बात नहीं, आपके डेली नीड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये आप सोच के चलो कि दिक्कत तो होगी, वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन ये अच्छी बात है, इसी की वजह से रिटर्न्स जनरेट होते हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप निवेश करने की बात कर रही हैं प्रतिभा, तो इसमें बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश की बात कर रहे हैं, और लगभग कितना आप निवेश करने के लिए सजेस्ट करेंगी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में? देखिए, ये प्रॉब्लम है कि अगर आप 90 साल तक जी रहे हो तो 82 में तो आप इक्विटी में नहीं डालोगे, बिकॉज आपका बकेट 1 बकेट 2 रहेगा सिर्फ। तो आप फ्रंट एंड कर सकते हो रिस्क को, मतलब जो 68 के बाद है वहाँ पे लार्ज पोर्शन जो है इक्विटी का, इक्विटी पोर्शन में से, इक्विटी के लिए जो आपने ईयरमार्क किया है वो पोर्शन में से आप 60 to 70% फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हो। फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप मिला के अगर 80%, 85% रहेगा तो अच्छी बात है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं होगा आपके पोर्टफोलियो में। बकेट 3 में फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप फंड की खासियत इस स्टेज पर किसी के लाइफ की? इतना वॉलेटिलिटी नहीं होता ना। ये अगर फ्लेक्सी कैप है तो फंड मैनेजर ध्यान रखेंगे कि कब उनको शिफ्ट करना है। आमतौर पे एज अ इन्वेस्टर ये ध्यान रखना कि कब लार्ज कैप में जाना है, कब मिड कैप में जाना है, कब स्मॉल कैप में, ये पॉसिबल नहीं है। तो फंड मैनेजर ध्यान रखेंगे कि वॉलेटिलिटी कम हो और जैसे मोमेंटम है उस तरफ वो इन्वेस्ट करेंगे। और लार्ज कैप में आपको हमेशा वॉलेटिलिटी कम मिलेगा एज कंपेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप या एक सेक्टोरियल में, मतलब वो एक बेट लेने से अच्छा यहाँ पे कम वॉलेटिलिटी के साथ आपका रिटर्न्स बेहतर बनेगा। और कोई एसेट क्लास से तो आज की तारीख में तो ये देखिए ना, आप डेट में इतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा जितना आपको इक्विटी में मिल जाएगा विथ कम हेडेक। बिल्कुल, तो हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है रिटायरमेंट के बाद। 3 बकेट स्ट्रैटेजी बहुत ही बेहतरीन तरीका है रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने का। 60 के बाद आगे आने वाले 20-30 साल में आपको स्टेप वाइज स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। डेट में भी एक्सपोजर, इक्विटी में भी एक्सपोजर, इक्विटी में भी ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए तो वहां पर भी कैटेगरीज मौजूद है। सब में हमने डिटेल में आज चर्चा की है प्रतिभा से। बहुत शुक्रिया प्रतिभा, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुई। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।